चलो, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, चरक सूत्र 6 का क्या नाम है? तो मैंने यही बताई हूँ कि जैसे जैसे हम टेस्ट लेते जाएंगे या पढ़ रहे हैं तो हमको कम से कम फर्स्ट ईयर में है तो 12 चैप्टर का नाम तो याद हो जाए। तो चैप्टर नंबर 6 है तस्याशितीय अध्याय। तस्याशितीय मैंने बताई थी कि इसमें किस तरीके से हमको ऋतुचर्या का पालन करना है उसके बारे में बताया गया है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था? तो दीर्घांजीप्ते था। दूसरा क्या था? क्या बोलते हैं, अपामार्ग टंडली अध्याय। थर्ड आरगवदीय अध्याय। फोर्थ षड्विरेचन शतशी अध्याय। फिफ्थ मात्रा शितीय और सिक्स्थ है तस्याशितीय। तो इसका आंसर जाएगा, सिक्स्थ पूछा है तो तस्याशितीय है ना। देन आता है सूर्य का बल कब कब प्रबल होता है? तो देखो मैंने बताई थी कि जो 6 ऋतुएं हैं उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है ना, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में 3 ऋतुएं, विसर्ग काल में 3 ऋतुएं। अब आदान काल का ही दूसरा नाम होता है आग्नेय काल और इसी का दूसरा नाम होता है उत्तरायण है ना। और विसर्ग काल का दूसरा नाम होता है सौम्य काल और दक्षिणायन। अब सुन के ही पता चल रहा है कि आग्नेय मतलब क्या होगा? अग्नि बढ़ रही है, अग्नि बढ़ रही है मतलब सूर्य से ही अग्नि मिलती है हमको, तो उसका बल प्रबल होगा। कब होगा? आग्नेय काल में। अभी मैंने बताया कि आग्नेय काल को ही आदान काल कहते हैं, तो ये चीज हमको याद रखनी है। आ से आदान, आ से अग्नि, और आ और ऊ थोड़ा थोड़ा सेम है तो उत्तरायण, ये तीनों चीज सेम है और इसमें सूर्य का बल प्रबल होता है। तो आंसर जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। फिर आदान काल की ऋतु है। आदान काल की कौन सी ऋतु है? तो 3 ऋतुओं को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं होती हैं वो आदान काल की होती है। और वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 जो ऋतु होती है ये विसर्ग काल की होती है। तो आदान काल की ऋतुओं में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे किस क्या क्या? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो इसमें आंसर में जाएगा बी, बसंत है ना, आदान काल। बाकी वर्षा, शरद और हेमंत विसर्ग काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरायण काल किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताई कि आ से आदान काल, आ से आग्नेय काल और आ और ऊ ऑलमोस्ट सेम है, तो उत्तरायण काल, ये तीनों पर्याय है एक दूसरे के, तो आदान काल आंसर जाएगा आदान काल है ना। सौम्य और विसर्ग और दक्षिणायन अलग होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, आदान काल में किस रस की वृद्धि होती है? तो देखो आदान काल की ऋतुएं क्या क्या है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आदान काल की ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो शिशिर में तिक्त रस बढ़ता है ना। और बसंत में कषाय रस और ग्रीष्म में कटु रस ऐसा बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या है आंसर में? ऑलमोस्ट मतलब मैंने ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा कि आदान काल में 3 रस की वृद्धि होती है, कटु, तिक्त और कषाय। अब ऑप्शन में देखो एक ही मिला, एक ही दिख रहा है तिक्त, तो आंसर जाएगा सी, तिक्त। बाकी मधुर, अम्ल, लवण जो है वो विसर्ग काल में बढ़ते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, आदान काल में मनुष्य का बल क्या होता है? तो देखो मैंने अभी बताया कि आदान काल मतलब आग्नेय काल। आग्नेय काल में क्या हो रहा था? सूर्य का बल प्रबल था। अब सूर्य का बल प्रबल है मतलब मनुष्य का बल क्या होगा? क्षीण। अभी इमेजिन कर लो इतनी गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो आदान काल की ऋतु है, तो हमारी एनर्जी ऑलमोस्ट मतलब अपने आप ही जो है वो कम हो जाती है। तो आंसर जाता है क्षीण। ये सारी चीज बुक में लिखी हुई है ना, तो मिल जाएगी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7, विसर्ग काल को क्या कहते हैं? विसर्ग काल अभी बताई मैंने, विसर्ग काल क्या होगा? सौम्य काल और दक्षिणायन। तो उत्तरायण, आग्नेय, आदान ये आपस में पर्याय है। विसर्ग काल को क्या कहते हैं? तो सौम्य काल। आंसर जाएगा डी, सौम्य काल, ठीक है। चंद्रमा का बल कब प्रबल होता है? अब देखो ये भी कॉमन सेंस है, जहां पर कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमको समझना है, समझोगे तो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। पीजी यूजी जो भी है तब तक याद रहेगा, और रटोगे तो फिर भूल जाओगे। अभी मैंने बताई कि आ से आदान, आ से आग्नेय, उत्तरायण, और आग्नेय है मतलब सूर्य का बल प्रबल है। अब सूर्य का बल प्रबल है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट है। सूर्य मतलब गर्मी बढ़ाएगा, चंद्रमा मतलब ठंडक बढ़ाएगा, ठीक है। एक एक काल समझ लो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब सूर्य का बल प्रबल होगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मनुष्य का बल, यानी मनुष्य का बल भी कम और चंद्रमा का बल भी कम।
अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि चंद्रमा का बल कब प्रबल होता है, तो कॉमन सेंस है कि विसर्ग काल में सूर्य का बल कम होगा, चंद्रमा का बल ज्यादा होगा और मनुष्य का बल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा विसर्ग काल। अब हमने ऑप्शन देखे कि विसर्ग काल के साथ साथ तो दक्षिणायन भी दिया और दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक को ही बोलते हैं, तो बोथ बी एंड सी आंसर जाएगा। क्लियर है? अभिषेक, यस मैम, यस मैम। है ना? ये इसलिए बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरे बोलने से ही ये चीज तुम्हारे दिमाग में रट जाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इस चैप्टर से ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन बनते हैं यूजी। देखो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होता है। तुमको लिखने आ जाएगा हेमंत ऋतुचर्या के बारे में लिखो, तो तुम उसमें लिख दोगे कि कैसी हवा चलती है, कैसा माहौल होता है, ठंडी ऋतु होती है, ये वो विसर्ग काल की, आदान काल की रट के, और फिर कैसा हमको आहार विहार करना है नहीं करना है, और 5 मार्क्स के 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर। लेकिन हम अटकते हैं हमेशा एमसीक्यू में, तो जितने एमसीक्यू मैंने पूछे उसके बाहर का कुछ भी नहीं आ सकता अलग से, इतना ही आएगा। तो यस मैम, कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, यस मैम। है ना, तो कॉन्सेप्ट जो है हेलो। बार बार जो मैं बोल रही हूँ उसको दिमाग में बैठा लो, रटना बिल्कुल भी नहीं हमको। यस। जैसे जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ वो उसको कहीं पे नोट कर लो, है ना, माइंड में नोट कर लो कि क्या मैंने क्या बोली। आ से आदान, आ से आग्नेय और उत्तरायण, ये तीनों चीज क्लियर हो गई हमारी। इसमें कौन सी ऋतुएं आती हैं, तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म में तो आएगा ही आएगा, है ना, तो उसके ऊपर की 2 ऋतु, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि गर्मी तो पक्का आएगी आग्नेय में, नो डाउट। तो उसके ऊपर की 2 ऋतुएं क्या होती है, शिशिर और वसंत। तो ये 3 ऋतुएं हमारे क्लियर हो गया कि ये जो है ये आग्नेय काल की ऋतुएं हैं। अब आग्नेय है मतलब सूर्य का बल प्रबल होगा, मनुष्य का बल क्षीण होगा, और मनुष्य और चंद्रमा ठंडक ठंडक वाली चीज हो गई, तो उसका बल भी, चंद्रमा का बल भी क्षीण होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विसर्ग काल की ऋतु क्या है, तो मैंने क्या बताई, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये आती हैं आदान काल में। तो बची क्या, वर्षा, शरद, हेमंत। तो हेमंत आंसर जाएगा सी, विसर्ग काल की ऋतु है। क्वेश्चन नंबर 10, विसर्ग काल में किस रस की वृद्धि होती है, तो देखो इसको ऐसे याद रखना, हम कैसे लिखेंगे, जैसा बोल रही हूँ वैसे याद रखना, है ना। रस कैसे याद रखेंगे हम, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस सीक्वेंस में हमको लिखना है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। हेमंत ऋतु में लिखना है मधुर रस, फिर आओ, है ना, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत में लिखना है मधुर रस, फिर वर्षा में लिखना है अम्ल, और उसके नीचे शरद में लिखना है क्या बोलते, मधुरम, लवण। ठीक है, डांसिंग टाइप है, सबसे नीचे मधुर, फिर उसके एक छोड़ के अम्ल, फिर लवण। इसी तरीके से ग्रीष्म ऋतु से शुरू करेंगे हम, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऐसे लिखे थे। ग्रीष्म ऋतु से शुरू करेंगे कटु, देन सबसे ऊपर गए तिक्त, और बीच में आ जाएगा कषाय। तो ये सब थोड़ा डांसिंग टाइप है, इसकी टेबल में भेज दूंगी अभी। तो विसर्ग काल में किस रस की वृद्धि होती है, विसर्ग काल में हमारी कौन सी ऋतु आई, वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें मैंने क्या बताई कि मधुर सबसे नीचे, फिर एक छोड़ के सबसे मतलब तीनों के में सबसे ऊपर अम्ल, बीच में लवण। तो मधुर, अम्ल, लवण की ओवरऑल वृद्धि हो रही है, तो आंसर जाएगा मधुर। कटु, तिक्त, कषाय की कहाँ होती थी, तो आदान काल में होती थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस ऋतु में जठर अग्नि प्रबल होती है। अब देखो मैं रेफरेंस सही बता रही हूँ, बुक खोल के बैठना, और मार्क नहीं हो तो उसको मार्क कर लेना, ना। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ऑलमोस्ट ये हेमंत जितनी में। चीजें हैं, हाँ, हाँ, हेमंत में थी हेमंत में, मैम। हेमंत ऋतु में। वही मैं बोल रही हूँ कि पढ़े हो एक बार तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 0 आंसर जाएंगे, अटेम्प्ट जरूर किया करो, है ना। यस मैम। दिख रहा है? आवाज आ रही है? हेलो, यार, यस हाँ, मैम। चलो, तो यस मैम। कहाँ थे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11, किस ऋतु में जठर अग्नि प्रबल होती है? तो जब हम लोग श्लोक नंबर 9 देख रहे थे, उसमें क्या बताया है? हेमंती मात्रा द्रव्य गुरुतम, मतलब पक्ता भवती, क्या बोला है? खुद इमेजिन करो। हेमंत ऋतु मतलब आता है हमारा विंटर। विंटर सीजन में हमारी अग्नि जो, हमको बार बार भूख लगती है, तो अग्नि बहुत प्रबल होती है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है हेमंत ऋतु में, कि आपको मात्रा पूर्वक, मतलब भरपूर मात्रा में अन्न और द्रव को लेना है, और गुरु आहार को भी हम इसमें ले सकते हैं ना, जठर अग्नि प्रबल होती है तो रट लेना है हेमंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 12, ये पीजी में क्वेश्चन आ चुका है। श्लोक नंबर 10 देखोगे बुक में, उसकी सेकंड नंबर के श्लोक में लिखा है, रसम हिन्यस्यतो वायु शीता शीते प्रकुप्यति। यानी इसमें क्या होता है कि वायु जो है, सबसे पहले तो क्या होगा कि जठर अग्नि बहुत प्रबल रहेगी, है ना। जब इसको गुरु आहार, गुरु का मतलब भरपूर मात्रा में यदि भोजन नहीं मिलता है, तो अग्नि जो है वो प्रबल होकर अपनी रस धातु को ही जला देती है। भूख, जब भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो वो अपने धातु को खाने लगेगी, रस धातु को जलाकर, और वायु को प्रकोपित करती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है वायु शीतः शीते प्रकोपयति, यानी इस ऋतु में वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है यदि उसको सही सही आहार नहीं मिला तो ये कोटेशन मार्क कर लेना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 13, नवोदन का प्रयोग किस ऋतु में वर्णित है? श्लोक नंबर 13 देखोगे तो नवोदन लिखा हुआ उसमें, श्लोक नंबर 13 की पहली लाइन का लास्ट वर्ड है ना, गोरस इक्षु विकृतिर वसा तेलम नवोत्कम। देखो, अभी मैंने बताया कि हेमंत ऋतु में हमको सारे गुरु आहार ले सकते हैं हम। तो गोरस, यानी गोरस मतलब होता है दूध दही, उससे बनी हुई चीजें। फिर इक्षु विकृति यानी ये गन्ने का रस, ये सब इससे बनी हुई चीजें। वसा यानी फैटी ऑयली, ये सारी चीजें। और नवोदन, नवोदन मतलब होता है नए चावल। घर में सुने होगे कि हम लोग कभी भी नए अनाज का उपयोग नहीं करते। जैसे अभी गेहूं का सीजन था तो पुरानी गेहूं यूज करेंगे, नई गेहूं को भर के रख लेंगे, है ना, मम्मी पापा ऐसा करते हैं। उसका मतलब ये होता है जो नया आहार हो, नया धान जो भी होता है, अन्न वगैरह, वो जब नया नया कल्टीवेट होके हम जब डायरेक्टली खाते हैं तो वो गुरु होता है। गुरु होगा हमारे हमारे बॉडी में क्या करेगा, श्वेतस अवरोध करेगा, अपचन होगी, तो उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं। बट एक हेमंत ऋतु ऐसी है कि उसमें जठर अग्नि हमारी प्रबल है, तो वो कुछ भी चीज आसानी से पचा सकती है। इसलिए हम नव ओदन यानी नए ओदन या चावल का प्रयोग हेमंत ऋतु में करते हैं, याद रहेगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 14, हेमंत ऋतु में किस स्वेद विधि का करने का निर्देश है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउट क्वेश्चन है ना। इसमें मैंने पहले ही बताई थी, श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है, अभ्यंगोत्सादन मूर्धिन तेलन जैनताक आत्मम। जब अभी श्लोक चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे, उसमें स्वेद अध्याय है, वहां पे पूरी श्वेत की 13 विधि अग्नि से करने की और निरग्नि 10 ऐसे बताई गई है। तो वहां पे जयंता श्वेत क्या होता है वो पढ़ लोगे। लेकिन कॉमन सेंस है, जब हमको ठंडी ठंडी का सीजन रहता है तो हम क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं, कोई हीटर वगैरह लगा के बैठता है, क्यों? ताकि स्वेटिंग हो। तो एक तरीके से श्वेत का वर्णन, जैनताक श्वेत का वर्णन जो है वो हेमंत ऋतु में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15, हेमंत ऋतु में वर्जित कर्म क्या है? तो श्लोक नंबर 18 हमको याद ही करना था, वर्जित अन्न पानानी वातलानी लघु नीचा प्रभातम प्रमित आहारम उद्मथम हिमागमे। पूरा पूरा का पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? ऐसे अन्न पान का वर्जन करना जो वात 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 लानी यानी वातज हो, वात को बढ़ाने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी वात बढ़ेगी इस ऋतु में। फिर लघु हो, तो वात का गुण होता है रुक्षा शीतो लघु, लघु चीजें अवॉइड करनी है। प्रवात, प्रवात मतलब ऐसी जगह जहां पर तीव्र वायु बह रही है। अब और मतलब कॉमन सेंस है कि हम जब ठंडी का सीजन है तो ठंडी वाली जगह में तो नहीं बैठेंगे। प्रमित आहार, प्रमित आहार वर्ड ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। नपातुला भोजन नहीं करना हमको, जैसे डाइटिंग टाइप्स, ऑलमोस्ट मतलब इस वर्ड को डाइटिंग से कंपेयर कर लेंगे। हम एक ही रोटी खाएंगे, बिल्कुल सुबह एक ही टाइम खाएंगे, तो ये ऐसी चीज हमको ग्रीष्म सॉरी हेमंत ऋतु में फॉलो नहीं करनी है। तो ये ऑल, इसका आंसर आएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 16, शिशिर ऋतु में किस ऋतु के समान दिनचर्या का पालन करना है? तो देखो, श्लोक नंबर 17 में सॉरी 19 में दिया हुआ है, हेमंत शिशिरो तुल्यो शिशिर अल्पम विशेषणी। मतलब क्या होता है कि हेमंत को हम बोलते हैं अर्ली विंटर, है ना, और शिशिर को बोलते हैं लेट विंटर। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ऋतुचर्या इसमें फॉलो होती है। फिर आता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, हेमंत आ जाएगी विसर्ग काल की ऋतु,
और शिशिर चली जाती है ऊपर आदान काल में, तो इसमें कंफ्यूज हमको नहीं होना है ऑलमोस्ट दोनों की दिनचर्या वगैरह सेम है, लेकिन ये आदान काल विसर्ग काल में दोनों डिफरेंस होती है ना, तो ध्यान रखना। फिर शिशिर ऋतु में किन रसों का निषेध किया गया है? श्लोक नंबर 21, कटु तिक्त कषायानि वातलानि लघुनि च वर्जेत अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। अब ये भी एक प्रकार से ठंड वाली ऋतु है, मतलब वात बढ़ेगा इसमें, तो वातज आहार लघु आहार ये तो हमको सेवन नहीं करना है, इसमें पहले बोल दिया। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? रसों का निषेध है। कटु तिक्त कषाय, क्यों? क्योंकि ये जो है वो वात को बढ़ाएंगे, है ना, इसलिए कटु तिक्त कषाय रस का निषेध है। तो आंसर जाएगा डी, कटु। क्वेश्चन नंबर 18, वर्जित अन्न पानानी डैश शीतलानी च। तो इसका कोटेशन से ही था क्वेश्चन। श्लोक नंबर 21, वर्जित अन्न पानानी शिशिरे शीतलानी च। ठीक है, शिशिर किस काल की ऋतु है? ये मैंने इसलिए पूछी क्योंकि हेमंत और शिशिर ऑलमोस्ट सेम है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना। शिशिर जो है वो आदान या आग्नेय काल में चली जाती है, तो आंसर जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, निवात उष्णम ग्रह आश्रय किसके लिए कहा गया है? मतलब ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें हमें उष्ण जगह पर निवास, मतलब उष्ण और बिना हवा वाली जगह पे निवास करना है? तो हेमंत, वर्षा, शरद, शिशिर। शिशिर आंसर जाएगा श्लोक नंबर 20, है ना। तो और मतलब ऐसी जगह पे जहाँ जो गर्म हो घर, ऐसा, है ना। फिर श्लोक नंबर 21, श्लेष्मा का प्रकोप किस ऋतु में होता है? तो देखो श्लोक नंबर 22 में दिया हुआ है, बसंते निचितम श्लेष्मा दिन कृतात् भीरिता। अब इस ये यदि कोटेशन याद नहीं भी होता तो हमने ये पढ़े हैं, वातजा रोगा शरद काले तु पित्तजा वसंते श्लेष्म रोगाणी भवंती। यानी वर्षा में वातज रोग ज्यादा होते हैं क्योंकि वर्षा में वात का प्रकोप होगा, शरद में पित्तज रोग ज्यादा होंगे और बसंत में कफज रोग ज्यादा होते हैं, तो आंसर जाएगा वसंत। क्वेश्चन नंबर 22, वसंते कर्मणि डैश कार्य। जब यही श्लोक देखोगे 22 उसमें लिखा हुआ है, अब कफ बढ़ रहा है तो हम कफ के लिए श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? वमन, तो वमन आदि कर्म करवाएंगे। कोटेशन से ही क्वेश्चन था श्लोक नंबर 22 में, मिला, है ना। फिर आता है श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 23, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्नचा वर्जित। तो जितने भी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं, उनके कोई श्लोक याद हो ना हो, उनमें क्या क्या चीज निषेध है वो एकदम रटे हुए होने चाहिए। निषेध से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये हमको यूजी में लिखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले यही देखेगा कि इसको निषेध वाले, क्योंकि देखो जो चीज करनी है वो तो हम लिख देंगे कि दिनचर्या में इसका पालन करें, ये करें, लेकिन क्या नहीं करना ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो जब हमको श्लोक याद होगा हम श्लोक लिखेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट, पैराग्राफ में नहीं लिखना कभी हमको। वैसे गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्नचा वर्जित, ये हमको याद है कोटेशन, तो पॉइंट वाइज बना के लिखना है कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर आहार का सेवन नहीं करना है, सेकंड पॉइंट में दिवा स्वप्न नहीं करना, ऐसा। तो श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, BHU 2010 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर आहार और दिवा स्वप्न, यानी दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोने से बढ़ता है कफ, और वसंत ऋतु में ऑलरेडी बढ़ा कफ का प्रकोप होता है, तो हमको कफ बढ़ाने वाली चीजें ऑलमोस्ट अवॉइड करनी है, जैसे गुरु आहार, स्निग्ध आहार, मधुर आहार, इन सबसे क्या होता है? कफ बढ़ेगा, तो ये अवॉइड करना है ना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 24, वसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या है? तो देखो श्लोक नंबर 24 से लेकर 26 तक यही दिया हुआ है, कवल ग्रह अंजन हमको करना है, शशक लावा का मांस खाना है, सीधु माध्विक का सेवन करना है, सीधु माध्विक से क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 25, कुसुमागमय किस ऋतु का पर्याय है? ये शायद मैंने पहले लिखा ही नहीं, लिखा याद नहीं है। कुसुम मतलब होता है फूल, कुसुम आगमय मतलब ऐसी ऋतु जिसमें फूलों का आगमन हो रहा है, तो वसंत ऋतु में अपन वसंत पंचमी मनाते हैं, सब मनाते हैं, सजाते हैं बढ़िया फूल पत्ती से, मतलब वहां पर नए फूल नए पत्ती सब आता है, तो कुसुम आगमय जो है वो वसंत ऋतु का पर्याय है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देन आता है श्लोक नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 26, शीतल मंथ का प्रयोग किस ऋतु में बताया गया है? शीतल मंथ, मंथ मतलब क्या कि जैसे अपन सत्तू घी या कोई भी ठंडी चीज, तो देखो श्लोक नंबर जब 28 देखोगे उसमें लिखा हुआ है शीतम सशर्कम मंथ्रम। हम अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम जनरली शक्कर मिलाकर चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे बोलते हैं अपन सत्तू खाएंगे, गन्ने का रस, मीठी चीज पियेंगे, है ना।
और शरबत वगैरह पियेंगे, ये तो यहाँ से उसी से रिलेटेड है, आंसर जाएगा ग्रीष्म ऋतु। श्लोक नंबर 28 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीष्म ऋतु में कौन से कर्म निषिद्ध है? तो मैंने बताई हूँ कि सारी वर्जित वाली चीज हमको याद रखनी है। श्लोक नंबर 29, मध्य अल्पम नावा पेय अथवा सुबहु उदकम लवण अम्ल कटु उष्णानि व्यायाम चात वर्जित। यानी मद्यपान नहीं करना है, और यदि कोई कर भी रहा है तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिलाकर पीना है। फिर व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि व्यायाम भी गर्मी बढ़ाएगा। लवण अम्ल कटु, ये तीनों चीज जो है वो पित्त को बढ़ाती है, तो इसका सेवन हमें नहीं करना है, तो आंसर जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 28, किस ऋतु में दिवा स्वप्न निषिद्ध नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट सारी ऋतुओं में दिवा स्वप्न मना किया गया है। इसमें क्या पूछा? निषिद्ध नहीं है। कौन सी ऋतु जिसमें अपन सो सकते हैं दिन में? तो गर्मी में क्या होता है, रातें छोटी होती हैं, इस वजह से भी दिन में सो सकते हैं। और कब बढ़ना चाहिए, कब क्या ठंडक बढ़ाएगा बॉडी में, इसलिए हम गर्मी में दिन में सो सकते हैं। तो आंसर जाएगा ग्रीष्म ऋतु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न निषेध नहीं है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 19, घर्म काल किस ऋतु का पर्याय है? ये भी मैंने पता नहीं लिखवाई थी कि नहीं। घर्म मतलब होता है पसीना। घर्म काल यानी ऐसा कौन सा ऋतु है जिसमें बहुत पसीना आएगा? तो कॉमन सेंस है ग्रीष्म, है ना। कुछ भी चीज हमको रटनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, ग्रीष्म किस काल की ऋतु है? तो ग्रीष्म मैंने बता चुकी, आग्नेय आदान उत्तरायण पर्याय है ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 31, आदान दुर्बले देहे डैश भवती दुर्बला। ये देखो श्लोक नंबर 33, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें मनुष्य जो है वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है, उसकी जठर अग्नि जो है वो दुर्बल हो जाती है। तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आदान दुर्बले देहम पक्ता भवती दुर्बला, बीएचयू 2016। अग्नि जो है दुर्बल हो जाती, तो यहाँ पे पक्ता मतलब अग्नि, है ना। तो ये श्लोक बेस्ड क्वेश्चन था। देन वर्षा ऋतु में जल का विपाक क्या हो जाता है? ये चीज मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा चुकी थी कि वर्षा ऋतु में जब श्लोक नंबर देखोगे 33 उसी के आगे दिया हुआ है, भू बाष्प मेघ निश्वात पाकाद अम्लम जलस, अम्ल विपाक का हो जाता है। जो जल है ना वो अम्ल विपाक का हो जाता है वर्षा ऋतु में। इस वजह से इस ऋतु को सर्व दोष प्रकोपक ऋतु भी कहा जाता है। आगे शायद मैंने क्वेश्चन दी थी, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि अम्ल विपाक का जल हो जाता है वर्षा ऋतु में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, उद्मंत का सेवन किस ऋतु में निषेध है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने गलत किए हैं। जब देखोगे श्लोक नंबर 35, एआईपीजीटी 2021 में आया हुआ है, उद्मंथम दिवा स्वप्नम अवश्याय नदी जलम व्ययाम आत्मम चैव व्यवाय चात वर्जित। उद्मंत मतलब क्या होता है? सत्तू जानते हो? सत्तू, उसको पानी में मिलाकर शक्कर मिलाकर खाना। तो उद्मंत का सेवन एक तो हमको मिल गया वर्षा ऋतु में, है ना, ये तो क्लियर हो गया। दिवा स्वप्न यानी दिन में नहीं सोना है, ओस गिर रही हो तो नहीं बैठना, नदी जल नहीं पीना, व्यायाम नहीं करना, धूप में नहीं बैठना, मैथुन नहीं करना, ये तो हो गया। अब देखो ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, वर्षा हेमंत शरद और बोथ ए एंड बी। मैंने बता चुकी हूँ कि जहां भी बोथ ए एंड बी या ऑल क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हो, जरूरी नहीं वो आंसर ही जाए, बट हमको जब ये चीज दी है तो हमको दोबारा गौर करना है एमसीक्यू में। तो वर्षा तो चलो हमारा अभी देख लिए, क्लियर हो गया। अब आ जाओ उठा के अपनी सीधे हेमंत ऋतु जो थी स्टार्ट हुई थी, है ना। श्लोक नंबर बता रही हूँ मैं, श्लोक नंबर 18। इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्जित अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रभातम प्रमित आहारम उदमंथम हिमागमे। तो चाहे यहाँ लिख लो चाहे वर्षा वाले में, ये भी दिल्ली पीजी 2011 का क्वेश्चन है। उदमंत जो है वो वर्षा और हेमंत दोनों ऋतु में वर्जित है, दोनों जगह लिख सकते हो। उदमंत में वर्षा में भी लिख लो, उधर भी लिख लो, ऑल्सो इन दिस एंड दैट करके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 34, किस ऋतु में भोजन में मधु मिलाकर सेवन करने को कहा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी पीजी में आया है ये? एमपीपीएससी में आया 2009। मधु मिलाकर सेवन करना है। आ रही आवाज? हेलो अभिषेक, आवाज आ रही है?
यस मैम। हाँ, कट जाती है बीच बीच में आवाज आपकी। वो कॉल आ गया था इस वजह से। हाँ, तो कहाँ थे हम? किस ऋतु में भोजन में मधु मिलाकर सेवन करने को कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर सॉरी श्लोक नंबर देखोगे जब 36, उसमें क्या लिखा हुआ है? पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षौद्रान वितान भचेत। क्षौद्र जो होता है वो मधु का पर्याय होता है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि मधु का सेवन वर्षा ऋतु में बोला गया है। धोखे से भी वसंत में नहीं जाना, क्योंकि वहां पर कब बढ़ रहा है, ये दिमाग नहीं लगाना है। ये एमपीपीएससी 2009 का क्वेश्चन था। मधु मिलाकर सेवन करने के लिए, सारी चीजों में मधु मिलाकर सेवन करना ऐसा कहा गया वर्षा ऋतु में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट है, को हाईलाइट कर लो श्लोक को। देन आता है श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 35। वर्षा ऋतु में किस जल का सेवन मना किया गया है? तो देखो, यहाँ पर जब तुम लोग देखोगे श्लोक नंबर 39 है ना, तो उसमें लिखा हुआ है माहेंद्रम तप्त शीतम व कौपम सारस्मेत, यानी माहेंद्र जल जो वर्षा का जल है उसको पी सकते हैं, कौप कुएं का जल, सारस यानी तालाब वगैरह का जल हम पी सकते हैं। हमको नदी का जल जो है वो नहीं पीना, वर्जित है। जब हमने अभी वर्जित वाला श्लोक पढ़े थे ना, श्लोक नंबर 35, उसमें लिखा था उद्मंथम दिवा स्वप्न व्यवसाय नदी जलम। नदी जल क्यों मना किया है? क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तो नदी में आइट साइड की सारी गंदगी और सारी चीजें बहकर आती हैं। तो नदी जल यहाँ पर निषेध किया गया है वर्षा ऋतु में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कौन सी है? मैंने अभी बताई थी, वर्षा ऋतु को सर्वदोष प्रकोपक बोला जाता है और शरद ऋतु को सर्वदोष शामक ऋतु बोला जाता है। दोनों क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल, दोनों क्या, ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन ही पीजी बेसिस पे बने हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, और उससे बाहर नहीं जाता ऑलमोस्ट, है ना। तो सर्वदोष प्रकोपक ऋतु होती है वर्षा, सर्वदोष शामक ऋतु होती है शरद। देन क्वेश्चन नंबर 38, शरद ऋतु में किन पंचकर्म का वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर धोखे से मुझसे गलत फीड हो गया था। यहाँ पर देखो क्या होता है, शरद काले तु पित्तजा। शरद ऋतु में पित्तज रोग जो है वो ज्यादा होंगे, है ना। पित्तज पित्त का प्रकोप होगा। तो जब श्लोक नंबर 42 देखोगे, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है तिक्तस्य सर्पिषः पानम विरेको रक्त मोक्षण, यानी तिक्त सर्पी का पान करना है, तिक्त घृत का पान करना है, और विरेचन और रक्त मोक्षण दोनों हम करा सकते हैं। पंचकर्म में पित्त के निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होती है विरेचन। और विरेचन, पित्त और रक्त ऑलमोस्ट जो है सेम प्रवृत्ति के होते हैं, तो हम वहां पर रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं। तो आंसर जाएगा विरेचन और रक्त मोक्षण बोथ। क्वेश्चन नंबर 39, प्रागवात का सेवन किस ऋतु में बोला गया है? तो देखो ये भी किस ऋतु में निषेध है, सॉरी निषेध बोला है ना। श्लोक नंबर 44-45 में दिया हुआ है कि इसमें हमको क्या चीजें नहीं करनी शरद ऋतु में। तो वसा तेलम अवश्य ओदकम अनु माहिषम क्षारम दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम चा वर्जित। प्रागवात मतलब होता है पूर्वी वायु, पूर्वी दिशा से जो वायु बह रही है उसका सेवन हमें शरद ऋतु में नहीं करना। और अभी एक वर्ड आया था प्रवात, हेमंत ऋतु में आया था प्रवात। प्रवात मतलब ठंडी हवा जहां से बह रही है। तो दोनों चीजें यहाँ पर लिख लो चाहे वहां पर लिख लो। प्रवात जो है वर्ड आया है हेमंत में, और प्रागवात जो आया है वो आया है शरद में। देन क्वेश्चन नंबर 40, ये तो बहुत बार पढ़ के आए हो, हंसोदक का वर्णन। हंसोदक का वर्णन जो है वो शरद ऋतु में किया गया है। और ये हंसोदक का जो श्लोक नंबर 46-47 है, ये याद होना चाहिए, यूजी पर्पस के लिए क्वेश्चन आता है हंसोदक से, है ना। तो ये था हमारा पेपर डिस्कशन। कोई डाउट हो मुझे इन क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो।